नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्पेशल की क्लास नंबर 12 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्य जीवों के बारे में। उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं और प्राकृतिक वनस्पतियां कहते किसे हैं, वन किसे कहते हैं, और वनों के वर्गीकरण के बारे में, और जितने भी वर्गीकरण हैं इनसे प्राप्त, जैसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन हो गया या फिर आर्द्र पर्णपाती वन हो गया, या प्रशासनिक आधार पर जैसे कि संरक्षित वन, सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, इन सभी वनों के बारे में चर्चा करने वाले हैं आज के इस सेशन में। इससे पहले हम 11 सेशन में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, जैसे कि इसके पिछले वाले सेशन में हमने मृदा के बारे में पढ़ा था, उत्तर प्रदेश की सॉइल के बारे में पढ़ा था। जो आज का हमारा सेशन है इसमें हम प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि प्राकृतिक वनस्पतियाँ कहते किसे हैं। तो सबसे पहले तो आप यही चीज़ लिखिएगा, प्राकृतिक वनस्पतियाँ। प्राकृतिक वनस्पतियाँ किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक वनस्पतियाँ क्या है कि इनसे तात्पर्य है, कैसी वनस्पतियों से तात्पर्य है कि जो किसी क्षेत्र में बिना मानवीय हस्तक्षेप के, यानी हम लोग जिसमें हस्तक्षेप ना करें, और वो अपने आप ऐसी वनस्पतियाँ जहाँ पर उग जाती हैं या फिर जहाँ पर इनकी पैदावारी हो जाती है, तो इसलिए वहाँ पर कोई भी मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है और ये लंबे समय तक बिना कोई हस्तक्षेप के लंबे समय तक फलती फूलती रहती हैं। ऐसी वनस्पतियों को क्या कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पतियां कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राकृतिक वनस्पतियां किस पर निर्भर करती हैं, किस पर डिपेंड होती हैं, तो प्राकृतिक वनस्पतियां जहाँ जिस क्षेत्र पर ये वनस्पतियां पाई जाती हैं तो वह उस क्षेत्र की मृदा एवं जलवायु पर निर्भर होती हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। तो हेडिंग क्या पड़ेगी? प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति में लिखेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य है कि प्राकृतिक वनस्पति से तात्पर्य है ऐसी वनस्पतियां जो किसी बिना मानवीय हस्तक्षेप के उगती हों। यहाँ पर लिखना होगा आपको कि जो किसी बिना मानवीय हस्तक्षेप के, बिना मानवीय हस्तक्षेप के, बिना मानवीय हस्तक्षेप के उगती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? बिना मानवीय हस्तक्षेप के जो उगती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं प्राकृतिक वनस्पतियां कहते हैं। बिना मानवीय हस्तक्षेप के उगती हैं और लंबे समय तक फलती फूलती रहती हैं। और क्या होगा? लंबे समय तक, अधिक समय तक, यानी लंबे समय तक फलती फूलती रहती हैं। फलती फूलने से मतलब क्या है कि ये लंबे समय तक अपने आप को जीवित रख पाते हैं। मतलब ये ज़्यादा, जैसे जो पेड़ होते हैं वो मुरझा जाते हैं, यानी उनकी मृत्यु हो जाती है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो ये अपने आप को लंबे समय तक जीवित रख पाते हैं, यानी अपने आप को हरा भरा रख पाते हैं। तो ये लंबे समय तक फलती फूलती रहती हैं। तो ऐसी वनस्पतियों को हम क्या कहते हैं? ऐसी वनस्पतियों को हम प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। और प्राकृतिक वनस्पति यह किस पर निर्भर करती है? तो यहाँ पर डालिएगा किस पर निर्भर करती है। तो प्राकृतिक वनस्पति निर्भर करती है उस क्षेत्र की जलवायु पर, उस क्षेत्र की जलवायु पर कि उस क्षेत्र की जलवायु कैसी है जहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति उग पा रही है, और उस क्षेत्र की मृदा पर, वहाँ की मिट्टी कैसी है, वहाँ पर की मिट्टी कैसी है, वहाँ की जलवायु कैसी है। तो ये इन चीज़ों पर निर्भर करती है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी कि प्राकृतिक वनस्पति है वह किस पर निर्भर करती है? प्राकृतिक वनस्पति निर्भर करती है उस क्षेत्र की जलवायु पर, उस क्षेत्र की मृदा पर निर्भर करती है। इसके बाद में अगला पॉइंट पड़ेगा वन के बारे में। वन क्या होते हैं तो इनके बारे में समझेंगे। तो आपको पता होगा, जैसे बेसिक हेडिंग ये जो हैं आपको बता रहे हैं, तो वन क्या होते हैं, वन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होगी कि वन क्या होते हैं। तो एक प्रकार से कह सकते हैं जहाँ पर जैसे नॉर्मल कोई वनस्पति है, एक पेड़ है या दो पेड़ हैं, तो ये नॉर्मल पेड़ हो जाते हैं। इसके बाद में कई ज़्यादा पेड़ होते हैं तो वो बगीचा बन जाता है। बगीचे के बाद में और भी ज़्यादा, एक बड़े से क्षेत्रफल में, एक बड़े से क्षेत्र में जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ होते हैं, यानी सघन वनस्पति पाई जाती है, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? वन कहते हैं। और ये क्या होता है? इसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का जहाँ पर आवास आ जाए, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का आवास भी जुड़ जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? वन कहते हैं। मतलब क्या, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसको डिफाइन कर सकते हैं कि वन सघन वनस्पति है। वन क्या है? सघन वनस्पति है जो क्या करती है? जो अपने अंदर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का आवास रखती है, अपने अंदर सभी विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का आवास रखती है। यहाँ पर जो कैसे होते हैं? ये वन होते हैं, सघन होते हैं। और साथ में दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना होगा आपको, इसमें विभिन्न प्रकार के
जीव जंतुओं का आवास होता है। विभिन्न जीव जंतुओं या विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का आवास होता है। जीव जंतुओं का आवास होता है। इसके बाद में आपको एक क्या चीज़ याद रखनी होगी कि वनों का जो वर्गीकरण है वो कैसे किया जाता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। वनों के वर्गीकरण के बारे में, तो वनों के वर्गीकरण के बारे में देखेंगे तो हेडिंग पड़ेगी वनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। वनों का वर्गीकरण, वनों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, तो क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट यानी हम इसको दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। दो प्रकार से वर्गीकरण इसका कर सकते हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं जानिएगा। तो दो प्रकार वह हैं, एक प्रकार कौन सा रहेगा, एक प्रकार रहेगा भौगोलिक आधार पर। एक प्रकार कौन सा रहेगा, एक रहेगा भौगोलिक आधार पर। दूसरा प्रकार कौन सा रहेगा, दूसरा प्रकार रहेगा प्रशासनिक आधार पर। एक प्रकार रहेगा भौगोलिक आधार पर और दूसरा जो प्रकार रहने वाला है वो रहेगा प्रशासनिक आधार पर। कौन सा है, प्रशासनिक आधार पर। तो दो प्रकार से वनों को वर्गीकृत कर सकते हैं, एक भौगोलिक आधार पर, एक प्रशासनिक आधार पर। सर बताइएगा कि भौगोलिक आधार पर कितने भागों में इसको वर्गीकृत किया जा सकता है। तो भौगोलिक आधार पर इसको दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से सर वो दो भाग हैं उनके बारे में एक बार चर्चा कर लीजिए। तो वह दो भाग कौन कौन से हैं, दो भाग हैं। एक है उष्णकटिबंधीय, नोट करिएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन सा है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। एक प्रकार है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दूसरा प्रकार कौन सा है, दूसरा प्रकार है उष्णकटिबंधीय कटीले वन, ये दूसरा प्रकार है। अब इसमें सर अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है इनको कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, तो आप बताइएगा कि सर इनको भी दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से दो भाग हैं, तो दो भाग बताइएगा सर, नोट करिएगा दो भाग कौन कौन से हैं। तो दो भाग हैं इनके, एक कौन सा है, एक है आर्द्र पर्णपाती वन। एक कौन सा है, एक है आर्द्र पर्णपाती वन, एक प्रकार है आर्द्र पर्णपाती वन। और दूसरा प्रकार सर कौन सा है, दूसरा प्रकार है शुष्क पर्णपाती वन। दूसरा प्रकार है सर शुष्क पर्णपाती वन। दो प्रकारों में वर्णित किया जा सकता है। कौन कौन से दो प्रकार हैं, एक है आर्द्र पर्णपाती वन और एक है शुष्क पर्णपाती वन। इन दो प्रकार में वर्गीकृत किया जा सकता है। सर बताइएगा कि जो प्रशासनिक आधार पर वर्गीकरण है इसको कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है, इसको कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। सर इसको विभिन्न प्रकार कई भागों में विभाजित किया जा सकता है, लेकिन मुख्यतः हम तीन भागों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तीन भाग कौन कौन से हैं, एक तो पहला कौन सा है, एक पहला है संरक्षित वन। पहला कौन सा है, संरक्षित यानी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। जो राज्य सरकार या किसी भी जो केंद्र सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार के अंतर्गत संरक्षित किए जाते हैं उन्हें कहते हैं संरक्षित वन। और एक है सुरक्षित वन, इसे भी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं और इसमें भी संरक्षण किया जाता है। लेकिन इस जो संरक्षित वन होते हैं इसमें कोई भी चीज़ बाहर नहीं ला सकते, जैसे कि वन से लकड़ी नहीं ले जा सकते, वन को चरागाह के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन सुरक्षित वन में प्रयोग कर सकते हैं। तो ये अंतर दोनों में है, लेकिन दोनों की जो इंग्लिश रहेगी वो मीनिंग सेम रहेगी, प्रोटेक्टेड वन, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। इसके बाद में जो तीसरा प्रकार है वह है अवर्गीकृत वन। कौन सा है, अवर्गीकृत वन। तो ये तीसरा प्रकार है, इनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ से स्टार्टिंग से मैंने क्या पढ़ाया था आपको, सबसे पहले आपको बताया था कि जो प्राकृतिक वनस्पति है उसे कहते किसे हैं, इसके बाद ये प्राकृतिक वनस्पति किस पर निर्भर करती है और वन क्या होते हैं, और वनों के वर्गीकरण के बारे में चर्चा की थी, वनों के वर्गीकरण के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसको हेडिंग डालिएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन।
ये हेडिंग डालिएगा। यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगेंगे हम उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। बाकी फ़िलहाल में ये बेसिक है, तो इसके बारे में आपको ज्योग्राफी में भी पढ़ने को मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल में जो भी इम्पोर्टेंट है इसको हम यहाँ पर भी कवर कराएंगे। ऐसा नहीं कि वहीं पर, लेकिन यहाँ पर भी हम कवर कराएंगे, तो इसको भी देखिएगा एक बार आप। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहला पॉइंट नोट करिएगा। पहला पॉइंट सर क्या नोट करिएगा? पहला पॉइंट नोट करिएगा, इन्हें कौन से वन? इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। यहीं पर नोट करिएगा, मानसूनी वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसूनी वन। मानसूनी वन भी कहा जाता है, यह भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी नोट करिएगा कि कौन से वनों को मानसूनी वन कहा जाता है। तो बताइएगा सर कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन कहा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इन्हें मानसूनी वन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो जहाँ पर वर्षा अधिक होती है, जैसे 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले जो क्षेत्र हैं वहीं पर ये उगते हैं। तो ये कहाँ पर उगते हैं? 70 से 200 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये उगते हैं। वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगते हैं। तो ये चीज़ नोट करिएगा, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? मानसूनी वन भी कहते हैं। ये चीज़ भी पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है कई बार एग्जाम में कि मानसूनी वन किन वनों को कहते हैं। तो मानसूनी वन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन कहते हैं। अब इसमें क्या है कि जो आपने जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो सदाबहार वनों के बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की अपेक्षा इसमें जो जैव विविधता पाई जाती है वो कम पाई जाती है। मतलब क्या है कि इसकी जो जैव विविधता होती है, जैव विविधता के बारे में अगर चर्चा करें यहाँ पर, इसके किसके बारे में? जैव विविधता के बारे में, बायोडाइवर्सिटी के बारे में चर्चा करें तो जैव विविधता है जो वह कम होती है। कहाँ से कम होती है? जैव विविधता क्या होती है? कम होती है। अब कहाँ से कम होती है? तो जैव विविधता कम होती है, बताइएगा सर, कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से। उष्णकटिबंधीय बाकी हैंड रिटन नोट में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्लियरली सारी चीज़ें डिफाइन की गई होंगी। जैसे ही ये टॉपिक खत्म होगा, जैसे कोई एक सिंपल सा टॉपिक जो बेसिक चैप्टर खत्म होता है उसके बाद में हैंड रिटन नोट्स कंप्लीट अपलोड कर दिए जाते हैं, तो आप उनको जरूर देखिएगा। हम एक वीडियो भी लाएंगे कि आपको कैसे एप्लीकेशन को यूज करना, क्योंकि मेरे पास क्वेरी आ रही है काफ़ी बच्चों की कि वो चीज़ें ढूंढ नहीं पा रहे हैं, जैसे कि हैंड रिटन नोट्स कहाँ मिलेंगे, क्लास नोट्स कहाँ मिलेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में भी हम आपको बताएंगे। और ये बिल्कुल ऊपर से ही आपको बेसिक सा वीडियो मिल जाएगा, छोटा सा वीडियो रहेगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो जैव विविधता कम होती है, कहाँ से कम होती है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से। कहाँ से? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से ये कम होती है, यहाँ से कम होती है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों की जो जैव विविधता है वो अधिक होती है, इनकी अधिक होती है, मतलब यहाँ पर ऐसे लगेगा जैव विविधता इनकी अधिक होती है। और कम किसकी होती है? कम होती है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो यहाँ पर हम नॉर्मल सा लिख के दे रहे हैं पर्णपाती वन, यानी पर्णपाती वन की जो है जैव विविधता वह कम होती है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो ये चीज़ आप लोग नोट करिएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की जैव विविधता उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से कम होती है, या फिर कह लीजिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की जैव विविधता, उष्णकटिबंधीय जैव विविधता कम होती है, जबकि सदाबहार वनों की जैव विविधता अधिक होती है। अब इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। ये देखिए मैंने बताया था इनको दो भागों में, कौन कौन से दो भाग हैं? तो दो भाग नोट करिएगा। एक तो दो भाग, ये एक पहला भाग कौन सा हो जाएगा? आर्द्र पर्णपाती वन। एक कौन सा हो जाएगा सर? आर्द्र पर्णपाती वन। दूसरा कौन सा हो जाएगा? शुष्क पर्णपाती वन हो जाएगा सर। दूसरा कौन सा हो जाएगा? शुष्क पर्णपाती वन। तो इन दोनों भागों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पहली हेडिंग डालिएगा। पहली हेडिंग क्या पड़ेगी सर? पहली हेडिंग पड़ेगी आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन में हमको 2-3 पॉइंट देखेंगे, इसके बाद में हम शुष्क पर्णपाती वन की ओर चलेंगे। तो आर्द्र पर्णपाती वन में हम 2 पॉइंट क्या कौन कौन से देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कितनी वर्षा पाई जाती है, कितनी सेंटीमीटर वर्षा में ये वन उगते हैं, कितने सेंटीमीटर की वर्षा में ये वन उग सकते हैं, इस चीज़ के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला पॉइंट लिखिएगा,
पहला पॉइंट क्या लिखिएगा, पहला पॉइंट लिखिएगा ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर, कितना 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, कितनी 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं, वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में उगते हैं। ये चीज़ नोट करिएगा। दूसरा पॉइंट इसमें नोट करेंगे, दूसरा पॉइंट सर क्या नोट करेंगे, दूसरा पॉइंट नोट करेंगे कि इन वनों में कौन कौन से मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं। तो मुख्य वृक्ष डालकर नोट करिएगा, मुख्य वृक्ष कौन कौन से पाए जाते हैं। तो मुख्य वृक्ष पाए जाते हैं, सागौन का वृक्ष होता है, सागौन के आप लोगों के गांव में होगा भी, सागौन का वृक्ष होता है, सॉल का वृक्ष होता है। ये किसे कहते हैं, अभी इनके बारे में, इनके उपयोगों के बारे में पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। इसके बाद में बेर तो सबने खाए होंगे, तो बेर का भी वृक्ष इन्हीं वनों के अंतर्गत आता है। इसके बाद हुर्रा का वृक्ष भी इन्हीं वनों के अंतर्गत आता है। आंवला का भी सेवन अधिक से अधिक लोगों ने किया होगा, तो आंवला का भी वृक्ष इन्हीं वनों के अंतर्गत आता है। और जो महुआ होता है, महुआ का भी वन, इन महुआ के जो वृक्ष होते हैं वो भी इन्हीं वनों के अंतर्गत ये वृक्ष उगते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन यानी आर्द्र पर्णपाती जो वृक्ष होते हैं उनके अंतर्गत ये इतने सागौन का वृक्ष, सॉल का वृक्ष, बेर का वृक्ष, हुर्रा का वृक्ष, आंवला का वृक्ष और महुआ का वृक्ष, इतने वृक्ष पाए जाते हैं। किसके अंतर्गत ये पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे, यह वन भाबर एवं तराई के क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर इसमें क्षेत्र पूछा जाए, क्या पूछा जाए सर, क्षेत्र पूछा जाए तो क्षेत्र बताइएगा सर, क्षेत्र बताइएगा भाबर एवं तराई का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, भाबर एवं तराई का क्षेत्र। अब भाबर एवं तराई के क्षेत्र के बारे में स्टार्टिंग में जो परिचय वाली क्लास हुई थी उसमें मैंने डिस्कस किया था। जैसे यहाँ पे एक छोटा सा मैप यूपी का देखिए, ये मान लीजिए यूपी का मैप है। अब इसमें जो भाबर एवं तराई का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है, भाबर एवं तराई का क्षेत्र। कौन सा भाबर एवं तराई का क्षेत्र, तो ये जो वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ऊपर वाला क्षेत्र, ऊपर एक पट्टी सी होती है, तो इस वाले क्षेत्र में वर्षा अधिक होती, तो इसीलिए यहाँ पर इसी क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं, भाबर एवं तराई के क्षेत्र में। तो ये चीज़ आपको स्टार्टिंग में बताई थी। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो पट्टी रहती है, ये पट्टी सहारनपुर से लेकर, ये जो सहारनपुर पाया जाता है ये सहारनपुर है। इसके बाद में ये जो कुशीनगर है ना, ये यहाँ कुशीनगर तक ये जो ऊपर वाली पट्टी रहती है, इसी पट्टी में कौन से वन पाए जाते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अब कौन कौन से इसमें डिस्ट्रिक्ट भी पूछ लिए जा सकते हैं कि कौन कौन से जिले आ सकते हैं। तो क्षेत्र में भाबर एवं तराई का क्षेत्र लिखिएगा, और भाबर एवं तराई के क्षेत्र में ही क्षेत्र नोट करिएगा, 2-3 जिलों के नाम लिख लीजिए। हालांकि मैं इन जिलों के बारे में चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप एक बार यहाँ पर 2-3 जिलों के नाम लिख लीजिए, ज़्यादा नहीं। एक तो लिख लीजिए सहारनपुर, इंपॉर्टेंट है सहारनपुर। दूसरा जिला लिखिएगा बिजनौर, और तीसरा जिला लिखिएगा मुरादाबाद। तीसरा जिला कौन सा लिखेंगे, मुरादाबाद लिखेंगे। और इसके बाद में जो चौथा जिला एक और नोट कर लीजिए लास्ट, महाराजगंज। इन 3-4 जिलों के बारे में ही आपको याद करना होगा, क्योंकि आपसे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। बाकी इंपॉर्टेंट आप ये याद रखिएगा कि भाबर एवं तराई के क्षेत्र में पाए जाते हैं। जो इंट्रोडक्शन क्लास है उसमें तो आपको अच्छे से पता चल ही गया होगा कि भाबर एवं तराई के क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं। तो ये जिले याद कर लीजिएगा आप, एक बार ये जिले याद कर लेंगे तो जिससे आसानी हो जाएगी आपके। ये क्या है, ये भाबर एवं तराई के क्षेत्र के जो जिले हैं ये वो हैं, दिए गए हैं, इनको याद कर लीजिएगा। 3-4 जिले हैं बस, ज़्यादा नहीं है। इसके बाद में जो हेडिंग पड़ेगी, सेकेंड हेडिंग कौन सी पड़ेगी, सेकेंड हेडिंग पड़ेगी शुष्क पर्णपाती वन। क्या पड़ेगी, शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। अब इसमें आपको 2-3 पॉइंट अच्छे पॉइंट हैं वो याद रखने होंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको 2 से 3 पॉइंट याद रखने होंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इसमें आपको जो सबसे पहला पॉइंट याद रखना होगा
कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विस्तृत है अगर, तो वो इसी प्रकार के वन विस्तृत हैं, यानी शुष्क पर्णपाती वन विस्तृत हैं सबसे ज़्यादा। इसके बारे में चलिए बाद में चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं कितने सेंटीमीटर यहाँ पर वार्षिक वर्षा पाई जाती है, मतलब कितने सेंटीमीटर में ये वन पाए जाते हैं, कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा में ये वन पाए जाते हैं। तो नोट करिएगा 70 से 100 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक, 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं? जहाँ पर 70 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले जो क्षेत्र होते हैं, तो उन्हीं क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। तो वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में ये वन पाए जाते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से वन आ जाते हैं, कौन कौन से वृक्ष आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर लिखिएगा वृक्ष, हेडिंग डालिएगा मुख्य वृक्ष, मुख्य वृक्ष। अब मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं? मुख्य वृक्ष, हेडिंग डालिएगा मुख्य वृक्ष। तो मुख्य वृक्ष में लिखिएगा सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा नाम, एक बेर का, बेर भी इसी क्षेत्र में पाया जाता है, बेर भी पाया जाता है। इसके बाद में खैर का वृक्ष याद रखिएगा, खैर अगर आपने कभी पान वाले के पास गए होंगे तो वो कत्था लगाता है, तो वो इसी वृक्ष से मिलता है, खैर के वृक्ष से। इसके बाद में तेंदू, तेंदू भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में आप याद रखिएगा जामुन का वृक्ष, जामुन का भी वृक्ष इसी प्रकार के वृक्ष वन में पाए जाते हैं। और पीपल भी याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है पीपल। इसके बाद में और क्या याद रखना है? आम याद रखना है, और क्या याद रखना है? महुआ याद रखना है, यह भी इम्पोर्टेंट है, ये भी वृक्ष पाए जाते हैं। और इसके साथ ही साथ में एक इम्पोर्टेंट वृक्ष का नाम याद रखना होगा, वो याद रखना होगा पलास का वृक्ष। पलास के वृक्ष के बारे में स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा चर्चा की थी, तो आपको बताना है कि पलास का जो वृक्ष होता है वो क्या है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। पलास का जो पुष्प होता है, तो पलास के वृक्ष में जो पलास का पुष्प होता है, तो ये उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प भी है, ये भी याद रखना होगा। तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं? यह शुष्क पर्णपाती वनों में यह पुष्प पाए जाते हैं, यह वन पाए जाते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये इस प्रकार के जो वन हैं, तो इनके जो घास के मैदान होते हैं, तो इनके घास के मैदानों के बीचों बीच में एक क्या होता है? पार्कलैंड परिदृश्य बनता है। तो सर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पार्कलैंड परिदृश्य होता क्या है? तो पार्कलैंड परिदृश्य आपने जो अफ्रीका के सवाना के घास के मैदान है, तो उसमें जैसा दृश्य बनता है घास के मैदानों का, सेम वैसा ही इन वृक्षों के मैदानों, जो इन वृक्षों के घास के मैदान बनते हैं, उनका भी परिदृश्य सेम बनता है। तो इसीलिए अफ्रीका के सवाना घास के मैदान के दृश्य को ही पार्कलैंड परिदृश्य कहते हैं। तो इसीलिए जो शुष्क पर्णपाती वन के जो परिदृश्य होता है, तो इसको भी पार्कलैंड परिदृश्य ही कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट करिएगा। फिलहाल में सबसे पहले हम इसके बारे में जानते हैं, इसके विस्तार के बारे में। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ पर है? तो विस्तार हेडिंग डालिएगा, विस्तार इसका कहाँ कहाँ पर है? विस्तार में सबसे पहले आपको पॉइंट याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में सबसे ज़्यादा विस्तार इन्हीं का है। यूपी में सबसे ज़्यादा विस्तार इन्हीं का है। किनका है? शुष्क पर्णपाती वन का है। आपने देखा होगा कि जामुन हो गया, पीपल हो गया, आम हो गया और बेर हो गया, ये सब वृक्ष आमतौर पर हर जगह पाए जाते हैं। तो इसीलिए क्या है, सबसे ज़्यादा विस्तार इन्हीं का है। सब यूपी में सबसे ज़्यादा विस्तार है, या फिर कह सकते हैं यूपी में सबसे ज़्यादा विस्तृत हैं, सबसे ज़्यादा विस्तृत हैं। अब अगर पूछा जाए सर कितना विस्तृत हैं, ये तो बता दिया सबसे ज़्यादा विस्तृत हैं, लेकिन कितना विस्तृत हैं? तो 32%, मतलब उत्तर प्रदेश के 100% हिस्से में से 32% तो केवल इसी प्रकार के वृक्ष विकसित हैं, मतलब शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। बाकी के जो बचा हुआ है 68%, तो 68% में अन्य वृक्ष पाए जाते हैं। लेकिन 32% एक मेजर हिस्सा है, एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जहां पर ये शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो यूपी में सबसे ज़्यादा विस्तृत कौन है? शुष्क पर्णपाती वन है। सर कितना विस्तृत है? सर ये 32% विस्तृत हैं। और पूछा जाए सर ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इनका विस्तार किन किन जगहों पर है? तो इनका विस्तार है, एक तो ये 32% जगह पर विस्तृत हैं, तो इनका विस्तार है कहाँ कहाँ पर? तो यह इनका विस्तार है गंगा के मैदानों में। जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। और आपको पता ही होगा कि गंगा का मैदानी क्षेत्र कितना बड़ा है उत्तर प्रदेश में। गंगा का मैदानी क्षेत्र उत्तर प्रदेश में काफ़ी बड़ा है, तो इसीलिए 32% ये पाए जाते हैं।
सबसे ज़्यादा विस्तृत होते हैं। इसके बाद में इन वृक्षों को, किनको, इन वृक्षों यानी कौन से वृक्ष, शुष्क पर्णपाती जो वन हैं, तो इनके वृक्षों के बीच बीच में जो घास होती हैं और उनके घास के जो मैदान बनते हैं, तो इनके घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं, पार्कलैंड परिदृश्य कहते हैं। पार्कलैंड परिदृश्य क्यों बनते कहते हैं, क्योंकि सवाना के जो घास के मैदान हैं, सवाना घास के मैदान हैं, उनको ही पार्कलैंड परिदृश्य कहते हैं। तो बिल्कुल दोनों सेम टू सेम दिखते हैं, इसीलिए इन वृक्षों को भी हम क्या कहते हैं, पार्कलैंड परिदृश्य कहते हैं। इनको आप नोट कर लीजिएगा। इसमें नोट करेंगे, नोट लगाएंगे और डालेंगे। नोट में लिखिएगा कि इन वनों में घास के मैदान को, किसको, घास के मैदान को, घास के मैदानों के बीच, इन वनों में घास के मैदानों के बीच में पेड़ों के बीच, मैदानों के बीच और पेड़ों के भी बीच में जो घास पाई जाती है या फिर जो मैदान पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको एक पार्कलैंड, क्या किस नाम से जानते हैं, पार्कलैंड परिदृश्य के नाम से जानते हैं। इसको जानते हैं पार्कलैंड परिदृश्य के नाम से जानते हैं। पार्कलैंड परिदृश्य के नाम से जानते हैं। अब पार्कलैंड परिदृश्य क्या है, पार्कलैंड परिदृश्य क्या है, तो जो सवाना के घास के मैदान हैं, अब पार्कलैंड परिदृश्य क्या होता है, तो पार्कलैंड परिदृश्य होता है सवाना के घास के मैदान। सवाना के घास के मैदान कहाँ है, सवाना घास मैदान कहाँ पर है, अफ्रीका में। तो सवाना घास के मैदान को पार्कलैंड परिदृश्य कहते हैं। पार्कलैंड परिदृश्य कहते हैं। तो ये भी चीज़ याद रखनी होगी कि कौन से घास के मैदान को पार्कलैंड परिदृश्य कहते हैं। और इसी वजह से, सेम दिखने की वजह से, तो जो सवाना घास के मैदान और जो ये वाले इसके जो शुष्क पर्णपाती वन के घास के मैदान, ये और इक्वल में शुष्क पर्णपाती वनों के घास के मैदान ये कैसे होते हैं, इक्वल दिखते हैं, सेम दिखते हैं। ये कैसे हैं, बराबर दिखते हैं, यानी सेम दिखते हैं। तो इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, जो पार्कलैंड परिदृश्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पार्कलैंड परिदृश्य के नाम से जानते हैं। ये चीज़ आप, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नोट करिएगा इसको, पार्कलैंड परिदृश्य के नाम से जानते हैं। पार्कलैंड परिदृश्य के नाम से जानते हैं। इसके बाद में जब दूसरा जो हमारा वन आएगा, भौगोलिक आधार पर ही दूसरा वन कौन सा आएगा, दूसरा वन आएगा उष्णकटिबंधीय कटीले वन। कौन सा आएगा, उष्णकटिबंधीय कटीले वन आएगा। उष्णकटिबंधीय कटीले वन, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो हेडिंग डाली जाएगी उष्णकटिबंधीय कटीले वन। तो उष्णकटिबंधीय कटीले वन हेडिंग पड़ेगी और इसमें नोट करेंगे 2 से 3 पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट नोट करेंगे, तो पहला पॉइंट नोट करेंगे कि इसमें कितनी वर्षा में पाए जाते हैं, कितने सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा में पाए जाते हैं। तो नोट करिएगा 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा में, 50 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा में, वार्षिक वर्षा वाले
कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में। इसके बाद में अब आपको क्या है, इसमें क्षेत्र की बात की जाए, किसकी बात की जाए, क्षेत्र की बात की जाए यानी विस्तार की बात की जाए, तो नोट करिएगा उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग एवं निकटवर्ती जिले, जो भी दक्षिणी भाग है उत्तर प्रदेश का, और इसके बाद में इसके निकटवर्ती जो भी आसपास के जिले हैं, निकटवर्ती जिले, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग और निकटवर्ती जिले में अब निकटवर्ती जिले कौन कौन से हैं, जैसे कि आगरा हो गया, कौन सा हो गया, आगरा हो गया, झांसी हो गया, और कौन सा हो जाएगा, झांसी, जालौन हो जाएगा, जालौन के बाद कौन सा हो जाएगा, ललितपुर हो जाएगा, एक कौन सा हो जाएगा, ललितपुर हो जाएगा, और ललितपुर के बाद में और कौन सा हो जाएगा, बांदा हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा, बांदा हो जाएगा। तो ये ज़िले हो जाते हैं, इन ज़िलों में ये वन पाए जाते हैं। तो यूपी के दक्षिणी भाग एवं निकटवर्ती ज़िलों में पाए जाते हैं, ये चीज़ नोट करिएगा, पाए जाते हैं। इसके बाद और क्या चीज़ याद रखनी होगी, इसमें प्रमुख वन कौन कौन से आते हैं, कौन कौन सी प्रजाति के इसमें वृक्ष आते हैं। तो वृक्ष या मुख्य वृक्ष डालिएगा हेडिंग, तो वृक्ष आते हैं इसमें ढाक का, जो ढाक का वृक्ष होता है, ढाक का, इसका वृक्ष आता है, सेहुड़ का वृक्ष आता है, सेहुड़ का वृक्ष, और बबूल का वृक्ष आता है, और किसका वृक्ष आता है, बबूल का वृक्ष आता है, और चिरौंजी का वृक्ष आता है, किसका वृक्ष आता है, चिरौंजी का वृक्ष आता है। इसके बाद में यहाँ के जो घास और झाड़ियाँ हैं वो पाई जाती हैं, तो इनका प्रयोग किसके लिए आता है, तो कागज एवं बान बनाने में सहायक होता है। ये चीज़ भी नोट करिएगा, उपयोग में लिख लीजिएगा, उपयोग क्या होता है, उपयोग में लिखिएगा यहाँ की घास एवं झाड़ियाँ, यहाँ की घास एवं झाड़ियाँ का प्रयोग कागज एवं वान बनाने में किया जाता है, कागज एवं वान बनाने में किया जाता है। तो सर जो गांव से संबंधित लोग होंगे तो वो बान का अर्थ समझ गए होंगे, कागज का अर्थ तो सभी लोग समझ गए होंगे जिसमें आप लिख रहे हैं। तो बान का अर्थ क्या होता है, जो खाट होती है, जो जिससे खाट की बुनाई की जाती है, वो होते हैं वान। तो बनाने में किया जाता है, किसका बनाने में प्रयोग किया जाता है, कागज एवं वान बनाने में। जो घास के मैदान होते हैं, उष्णकटिबंधीय कटीले वन के जो घास के मैदान घास होती हैं और जो झाड़ियाँ होती हैं, इनका प्रयोग कागज एवं बान बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ नोट करिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में जो हमारी अगला प्रकार है, प्रशासकीय आधार पर या प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण। तो प्रशासनिक आधार पर वनों का वर्गीकरण, हम जितने भी वर्गीकरण हैं सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि फिलहाल में सुरक्षित वन और संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन के बारे में ही ऊपर लिखा था, लेकिन यहाँ पर जो राजकीय वन है, सामुदायिक वन है और निजी वन है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिएगा प्रशासकीय, हेडिंग डालिएगा प्रशासकीय आधार पर वनों का वर्गीकरण, प्रशासकीय आधार पर वनों का वर्गीकरण। हेडिंग पड़ेगी प्रशासकीय आधार पर वनों का वर्गीकरण। प्रशासकीय आधार पर वनों का वर्गीकरण वैसे तो विभिन्न प्रकार से किया गया है, लेकिन यहाँ पर जिनके बारे में पढ़ेंगे वो हैं 6 प्रकार। कौन कौन से 6 प्रकार हैं, चलिए देखते हैं। एक तो कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा संरक्षित वन, एक कौन सा हो जाएगा, असंरक्षित वन हो जाएगा, एक कौन सा हो जाएगा, असंरक्षित वन हो जाएगा, और संरक्षित वन हो जाएगा। एक हो जाएगा सुरक्षित, एक हो जाएगा संरक्षित, और कौन से हो जाएंगे, अवर्गीकृत, और हो जाएगा राजकीय, और कौन सा हो जाएगा सामुदायिक, और हो जाएगा निजी वन। तो चलिए देखते हैं, पहले एक एक प्रकार के बारे में देखते हैं। पहला प्रकार कौन सा हो जाएगा, पहला प्रकार देखिए कौन सा हो जाएगा, सुरक्षित वन का। पहला प्रकार हो जाएगा सुरक्षित वन का।
दूसरा प्रकार का किसका हो जाएगा, संरक्षित वन का, दूसरा प्रकार हो जाएगा संरक्षित वन का। और तीसरा प्रकार कौन सा हो जाएगा, तीसरा प्रकार हो जाएगा अवर्गीकृत वन का। किसका हो जाएगा, अवर्गीकृत वन का हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रकार हो जाएगा भाई, किसका हो जाएगा, राजकीय वन का हो जाएगा। चौथा प्रकार हो जाएगा राजकीय वन का। पांचवा प्रकार किसका हो जाएगा, पांचवा प्रकार हो जाएगा सामुदायिक वन का। पांचवा प्रकार है किसका हो जाएगा, सामुदायिक वन का। और छठवां प्रकार है ये किसका हो जाएगा, निजी वन का, यानी प्राइवेट वन का, निजी वन का, प्राइवेट फॉरेस्ट का ये प्रकार हो जाएगा। तो ये कितने 6 प्रकारों में हम इनको वर्गीकृत करके पढ़ते हैं। तो इसमें जो सुरक्षित वन है यहीं पर देख लेते हैं, ज़्यादा सभी को अलग अलग देखने से अच्छा एक ही जगह पर देख लेते हैं, काफ़ी इनफ जगह है तो यहीं पर देखने का प्रयास करते हैं। तो सुरक्षित वन, सुरक्षित वन क्या होते हैं कि यहाँ पर जो मानवीय क्रियाकलाप हैं, मानवीय क्रियाकलाप कौन से होते हैं, जैसे कि पशुओं को चराना, पशुओं को चराना, एक शब्द में लिख सकते हैं मानवीय क्रियाकलाप। तो पशुओं को चराना, पशुओं को चराना। और दूसरा कौन सा है, दूसरा मान लेते हैं लकड़ी इकट्ठा करना, लकड़ी इकट्ठा करना या लकड़ी काटना जो भी है, लकड़ी इकट्ठा करना, लकड़ी इकट्ठा करना, इकट्ठा करना। लकड़ी इकट्ठा करना, इन पे सब पे क्या है, इन पे सब पे प्रतिबंध लगा है। ये क्या है, प्रतिबंध लगा है। इन सब ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं, प्रतिबंध लगा है। तो ये चीज़ नोट करिएगा। इसके बाद में इसमें जो जलवायु एवं उपयोगिता की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, जलवायु एवं उपयोगिता की दृष्टि से इन वनों को बहुत अधिक महत्व है। इनका क्या है, अधिक महत्व है। किसकी दृष्टि से, जलवायु, जलवायु एवं उपयोगिता की दृष्टि से, जलवायु एवं उपयोगिता की दृष्टि से, उपयोगिता की दृष्टि से, जलवायु एवं उपयोगिता की दृष्टि से इन वनों का, इन वनों का अधिक महत्व है। कैसा महत्व है, अधिक महत्व है। किसकी दृष्टि से, जलवायु एवं उपयोगिता की दृष्टि से इनका अधिक महत्व है। और ये जो वन हैं ये भूमि के कटाव को रोकते हैं। किसको रोकते हैं, ये जो वन, इस प्रकार के वन होते हैं ये वन भूमि के कटाव को रोकते हैं, भूमि के कटाव को, भूमि के कटाव को रोकते हैं। तो ये चीज़ नोट करिएगा। बस इतना ही है इसमें। इसके बाद में जो है संरक्षित वन, संरक्षित वन किसे कहते हैं, इसको देखेंगे। संरक्षित वन, संरक्षित वन में देखेंगे संरक्षित वन किसे कहते हैं। तो संरक्षित वन में ये जो क्रियाकलाप हैं इन्हें हम क्या कह सकते हैं, इन्हें कह सकते हैं मानवीय क्रियाकलाप, मानवीय क्रियाकलाप। इन्हें क्या कह सकते हैं, मानवीय क्रियाकलाप कह सकते हैं। तो जो मानवीय क्रियाकलाप हैं इनको तो हम क्या कर सकते हैं, इनको तो कर सकते हैं, मानवीय क्रियाकलापों को हम कर सकते हैं। इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, इन पर कोई भी नियंत्रण नहीं होता है। और यहाँ पर ये सभी अनुमानित हैं। कैसे हैं, अनुमति है, इनकी सब की अनुमति है। मतलब क्या है, लकड़ी भी इकट्ठा कर सकते हैं और पशुओं को भी चरा सकते हैं। और साथ ही साथ में जो स्थानीय आबादी को नियंत्रित करने के लिए, स्थानीय आबादी को नियंत्रित करने के लिए इन पर नियंत्रण नहीं होता है। मतलब क्या है, इन पर मानवीय क्रियाकलापों को कर सकते हैं और स्थानीय आबादी को नियंत्रित करने के लिए इन पर कोई भी नियंत्रण भी नहीं होता है। इसके बाद में अवर्गीकृत वन, तो अवर्गीकृत वन में हम किसके बारे में देखेंगे, तो अवर्गीकृत वन में हम देखेंगे कि जो शासन प्रशासन द्वारा, किसके द्वारा, शासन एवं प्रशासन द्वारा, शासन एवं प्रशासन द्वारा इन वनों का कोई भी वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। प्रशासन द्वारा वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। वर्गीकरण किनका, इन वनों का, अवर्गीकृत वनों का वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज़ नोट करिएगा, इनका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। इसके बाद में अगला जो आता है वन वो कौन सा है, राजकीय वन। तो राजकीय वन में नोट करिएगा कि इनका जो संरक्षण है, इनका संरक्षण वह कौन देखता है, संरक्षण राज्य सरकार द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, संरक्षण होता है वह किसके द्वारा होता है, राज्य सरकार द्वारा होता है। राजकीय वन का संरक्षण किसके द्वारा होता है, राज्य सरकार द्वारा राजकीय वन का
संरक्षण होता है। इसके बाद में सामुदायिक वन, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। सामुदायिक वन, तो इस प्रकार के वनों का पूर्ण रूप से इस प्रकार के वनों का संरक्षण या नियंत्रण लिखते हैं। इस प्रकार के वनों का नियंत्रण पूर्ण रूप से, कैसे? पूर्ण रूप से, इस प्रकार के वनों का नियंत्रण पूर्ण रूप से स्थानीय निकाय, कौन से निकाय? स्थानीय निकाय द्वारा होता है। स्थानीय निकाय द्वारा होता है। अब स्थानीय निकाय कौन कौन से होते हैं सर, ये भी बता दीजिए। तो स्थानीय निकाय और प्रशासनिक निकाय, स्थानीय निकाय, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा पहले कर चुके हैं। फिलहाल में फिर भी बता देते एक बार। तो स्थानीय निकाय किसे कहते हैं, क्योंकि इसकी बात चल रही है स्थानीय निकाय की। यहाँ पर इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए और यहाँ पर लिखते हैं स्थानीय निकाय के बारे में। तो स्थानीय निकाय किसे कहते हैं? स्थानीय निकाय कहते हैं जैसे कि जिला परिषद हो गया। क्या हो गया? जिला परिषद हो गया। लिखिएगा जिला परिषद, जिला परिषद। कौन कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा जिला परिषद, एक कौन सा हो जाएगा? जिला परिषद हो जाएगा। एक हो जाएगा नगर पालिका, नगर पालिका हो जाएगा। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? नगर पंचायत। ये भी हो जाएंगे स्थानीय, आदि कर दीजिएगा। नगर पंचायत, जिला परिषद, नगर पालिका और नगर पंचायत, ये स्थानीय निकाय होते हैं। इनके द्वारा सामुदायिक वनों का संरक्षण होता है या नियंत्रण होता है। इनके द्वारा ही नियंत्रण होता है। इनके द्वारा ही नियंत्रण होता है। किसका नियंत्रण होता है? तो इनका नियंत्रण होता है सामुदायिक वनों का। किनका होता है? सामुदायिक वनों का नियंत्रण होता है। तो ये चीज़ नोट करिएगा। इसके बाद में एक लास्ट बचा हुआ है निजी वन। तो निजी वन किसे कहते हैं सर, इसको भी करा दीजिए। तो इनका नियंत्रण किसी विशेष व्यक्ति द्वारा होता है। किनका? निजी वन का नियंत्रण। इसको यहाँ पर नोट करिएगा, यहाँ पर इसको नोट करेंगे निजी वन का। तो निजी वन का नियंत्रण जो होता है वह किसके द्वारा होता है? निजी व्यक्ति द्वारा होता है। निजी वन का नियंत्रण किसी व्यक्ति विशेष द्वारा होता है। ये चीज़ नोट करिएगा। तो ये 6 प्रकार के जो वन हैं ये मैंने आपको बताया, इनको देखिएगा। ये सारी चीज़ें, जितना भी ये पाई चार्ट बना है, जो भी ये चार्ट बना है, ग्राफ बना, माइंड मैप बना है, तो इसको एक बार आप ज़रूर पढ़िएगा। इसको जब एक बार पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही शॉर्ट में सारी चीज़ें बताई हैं। तो इसको एक बार ज़रूर पढ़िएगा कि एकदम आप कह सकते हैं कि 2 या 3 पेज की जगह पे मैंने छोटी सी जगह पर ही सारी चीज़ें समझाने का प्रयास किया है। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के जो धार्मिक उपवन हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। हेडिंग क्या पड़ेगी? उत्तर प्रदेश के धार्मिक उपवन। हेडिंग डालिएगा उत्तर प्रदेश के धार्मिक उपवन। उत्तर प्रदेश के धार्मिक उपवन हेडिंग पड़ेगी।
और इसमें पहली हेडिंग पड़ेगी क्या, पहली हेडिंग नहीं सॉरी, इसको डायरेक्ट नाम से ही इनके पॉइंट में ही लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट जो रहेगा, पहला पॉइंट क्या रहेगा, रहेगा बेरिया समाया उपवन। पहला पॉइंट क्या रहेगा, बेरिया समाया उपवन, बेरिया समाया उपवन। इसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या रहेगा, दूसरा पॉइंट रहेगा परमहंस, परमहंस, परमहंस परमहंस कुटी उपवन, परमहंस कुटी उपवन। तो परमहंस कुटी उपवन। इसके बाद में तीसरा जो पॉइंट रहेगा, तीसरा पॉइंट क्या रहेगा, तीसरा पॉइंट रहेगा शिवाला बाग उपवन। कौन सा रहेगा, शिवाला, शिवाला शिवाला बाग उपवन, शिवाला बाग उपवन, ये तीसरा। इसके बाद में आप सर ये बता दीजिए, आपने ये तो बता दिए कि 3 उपवन ये हैं धार्मिक उपवन, लेकिन ये तीनों उपवन पाए कहाँ जाते हैं। तो ये तीनों उपवन कहाँ पाए जाते हैं, इस चीज़ को नोट करिएगा। तीनों उपवन पाए जाते हैं आपके किस जगह पर, तो तीनों उपवन पाए जाते हैं, ये तीनों उपवन पाए जाते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, ये तीनों उपवन पाए जाते हैं बहराइच में। कौन सा जिले में पाए जाते हैं, बहराइच में पाए जाते हैं। ये चीज़ नोट करिएगा, कहाँ पर पाए जाते हैं, बहराइच में पाए जाते हैं। इसके बाद में सर और भी हैं क्या, तो जी सर बिल्कुल हैं और। तो अगला चौथा पॉइंट पड़ेगा, क्या पड़ेगा, चौथा पॉइंट पार्श्वनाथ उपवन। कौन सा उपवन है, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ उपवन। इसके बाद में और भी हैं क्या, जी सर पांचवा है कौन सा, झलीधाम उपवन। हम प्रमुख ही प्रमुख कराएंगे, बाकी जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, बाकी और भी छोटे छोटे होंगे तो उनका कोई महत्व नहीं है। तो ये जो कुछ अच्छे और बड़े उपवन हैं इनके बारे में, ये इनके बारे में आप जान लीजिए कि कौन से ज़िले में, बस इतना ही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद चलिए एक और लिख लेते हैं, ये क्यों छोड़ दें, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। देवी पाटन, कौन सा है, देवी पाटन, देवी पाटन उपवन। तो ये है देवी पाटन उपवन। तो सर बताइए कि जो ये उपवन जो तीनों लास्ट में लिखा है ये कहाँ कहाँ पर हैं, तो ये वाला उपवन और ये वाला, ये दोनों एक ही जगह पर हैं। कहाँ पर हैं, ये दोनों हैं गोंडा में। किस जगह पर हैं, गोंडा में हैं। और ये वाला उपवन सर कहाँ पर है, तो ये वाला जो उपवन है ये कहाँ पर है, बलरामपुर में। किस जगह पर है, ये है बलरामपुर में। ये कहाँ पर है सर, ये बलरामपुर में है। तो इन चीज़ों को जो भी करा रहे हैं इनको आप एक बार अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बाकी क्लास नोट्स की पीडीएफ भी आपको मिलेगी, तो क्लास नोट्स की पीडीएफ भी आप अच्छे से पढ़िएगा 1-2 बार, तो जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर याद हो जाएं। इसके बाद में अब हम पढ़ेंगे प्रमुख वृक्ष एवं उनके उपयोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अभी तक आपको पता होगा कि अभी तक आप पढ़ते आ रहे हैं कि मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली। मैंने क्या क्या पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। वनों का वर्गीकरण पढ़ लिया, वृक्षों के बारे में पढ़ लिया, आखिर उन वृक्षों का उपयोग क्यों है, हम वृक्षों को बचा ही क्यों रहे हैं। तो अभी जब मृदा संरक्षण के उपाय पढ़े थे, तो मृदा संरक्षण के उपाय में मैंने लास्ट जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट बताया था वो बताया था कि हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने चाहिए। क्या करना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने चाहिए और पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। और जितने भी बीहड़ और वेटलैंड्स है उनको उपजाऊ भूमि के रूप में परिवर्तित करना चाहिए। ये सब चीज़ें बताई थी। और भी बताया था कि जैसे कि लवण और क्षारीय भूमि में सुधार लाना चाहिए, बाढ़ की रोकथाम करनी चाहिए और वैज्ञानिक फसल चक्र अपनाना चाहिए, और रासायनिक उर्वरकों का कम प्रयोग करें और जैविक उर्वरकों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। तो ये सब चीज़ें बताई थी। अब इनका प्रयोग क्यों करना चाहिए तो इनके बारे में जानेंगे। तो हेडिंग पड़ेगी प्रमुख वृक्ष एवं उनके उपयोग। आखिर हमें इनकी उपयोगिता क्या है, इनको ये उपयोगी क्यों है हमारे लिए। तो हेडिंग पड़ेगी प्रमुख वृक्ष, हेडिंग डालिएगा प्रमुख वृक्ष, प्रमुख वृक्ष, प्रमुख वृक्ष एवं
एवं उनके उपयोग, एवं उनके उपयोग, प्रमुख वृक्ष एवं उनके उपयोग। ये हमारी हेडिंग पड़ेगी। इसके बाद में इसमें पॉइंट के हिसाब से लिखेंगे, बाकी अगर चाहें तो हेडिंग से भी लिख सकते हैं आप। अगर हेडिंग से लिखेंगे तो पहले वृक्ष का नाम डाल दीजिए, इसके बाद में उसका क्या उपयोग है ये चीज़ लिख दीजिए। ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप पॉइंट के हिसाब से जैसे मैं लिखा रहा हूँ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक रहेगा। जैसा भी फिर आपको उचित लगे वैसे आप लिख लीजिएगा एक बार। बाकी क्लास नोट्स में और जो हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें आपको पॉइंट के हिसाब से ही दे दिया जाएगा, पॉइंट के हिसाब से ही जो लिखा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको दे दिया जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं पहला पॉइंट क्या बनेगा। जो इमारती लकड़ी होती है, आपने देखा होगा कि इमारती लकड़ी का प्रयोग कई जगह पे किया जाता है, फर्नीचर वगैरह बनाने में किया जाता है। साथ ही साथ में जो रेल के डिब्बों में कुछ ना कहीं कहीं पर लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। जो स्लीपर कोच होते हैं या फिर जो नॉर्मल कोच होते हैं जो लगेज के लिए बनाया जाता है उसमें, और उसमें कहीं कहीं पर क्या होता है किन्हीं किन्हीं गाड़ियों पर जो लकड़ी का प्रयोग किया जाता है वो इमारती लकड़ी ही होती है। तो वो किसके वृक्ष से आती है, वो साल के वृक्ष से आती है। किसके, साल के वृक्ष से आती है, सागौन के वृक्ष से आती है। तो वो इन्हीं इमारती लकड़ियों के रूप में इनका प्रयोग किया जाता है। तो पहला पॉइंट नोट करिएगा, इमारती लकड़ी के रूप में। किसके रूप में, इमारती लकड़ी के रूप में, इमारती लकड़ी के रूप में, लकड़ी के रूप में, इमारती लकड़ी के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, साल एवं सागौन, एवं साल एवं सागौन वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। सागौन वृक्ष का, सागौन वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, सागौन वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। साल एवं सागौन ये दो वृक्ष हैं, इनका प्रयोग किया जाता है, इनको नोट करिएगा। इसके बाद में दूसरा पॉइंट लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, तो दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि जो बीड़ी बनाने हेतु, आपने देखा होगा कि आपके गांव में या फिर और कहीं आसपास कुछ बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, तो कुछ लोग क्या कहते हैं बीड़ी वगैरह पीने का मतलब पीते हैं। तो जो बीड़ी होती है वह कहाँ से बनती है, वह तेंदू के वृक्ष से बनती है। कहाँ से बनती है, तेंदू के वृक्ष से। तो बीड़ी बनाने के लिए, किसके लिए, बीड़ी बनाने के लिए, बीड़ी बनाने के लिए कौन से वृक्ष का प्रयोग किया जाता है, तेंदू के वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। तेंदू के वृक्ष का, तेंदू के वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। ये तेंदू के वृक्ष से क्या बनती है, बीड़ी बनाने का प्रयोग किया जाता है। आपके आसपास अगर कोई बीड़ी पीता है तो उससे पूछिएगा जरूर एक बार कि ये जो बीड़ी बनाई जाती है यह कौन से वृक्ष से बनाई जाती है, कौन से वृक्ष से ये बनाई जाती है, किस वृक्ष के पत्तों से यह बीड़ी बनाई जाती है। तो ये चीज़ जरूर पूछेगा। तेंदू के वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट नोट करिएगा। अगला पॉइंट इसमें नोट करिएगा कि जो कत्था की प्राप्ति, कत्था किसमें, जो आपने देखा होगा कि पान बनाने वाले होते हैं, तो पान बनाने के समय में जो एक कत्था का प्रयोग करते हैं तो वही कत्था है। तो उस कत्था की प्राप्ति कहाँ से की जाती है, उस कत्थे की प्राप्ति के लिए, कत्था की प्राप्ति के लिए, किसकी प्राप्ति के लिए, कत्था की प्राप्ति के लिए, कत्था की प्राप्ति के लिए खैर वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। खैर वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। बाकी आगे आप लिख लीजिएगा किया जाता है। तो खैर वृक्ष का, खैर वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला पॉइंट नोट करिएगा। अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट होगा कि माचिस की तीलियां बनाने के लिए, किसकी, माचिस की, सभी ने देखी होगी माचिस की तीलियां। तो माचिस की तीलियां बनाने के लिए, माचिस की तीलियां बनाने के लिए या तिल्लियां बनाने के लिए, कहीं कहीं जगह पर तिल्लियां भी लोग कहते हैं, तो तीलियां बनाने के लिए, तीलियां बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इनकी तीलियां बनाने के लिए सैमल एवं गुरेल,
सैमल एवं गुरेल वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। सैमल एवं गुरेल वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ आप नोट करिएगा, अच्छे से याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में एक अगला पॉइंट नोट करिएगा। अगला पॉइंट क्या नोट करेंगे सर? अगला पॉइंट नोट करेंगे जो चीड़ की छाल होती है, चीड़ का जो वृक्ष होता है, यानी आप लिख लीजिएगा ऐसे, बिरोजा एवं तारपीन का तेल। बिरोजा एवं तारपीन के तेल से तात्पर्य समझते होंगे आप सभी लोग कि जब घर में पेंट होता है, पुताई होती है, तो उसमें क्या तारपीन का तेल मिलाया जाता है। तारपीन ऑयल मिलाया जाता है, तो उसका प्रयोग उसकी प्राप्ति कहाँ से होती है? चीड़ के वृक्ष की छाल से उसकी प्राप्ति होती है। बिरोजा एवं तारपीन के तेल बनाने के लिए चीड़ के वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। इतना ही लिखिए, का प्रयोग, बस बाकी सब आप लिख लीजिएगा। का प्रयोग किया जाता है, किसका? चीड़ के वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। ये क्या हो रहा है? हाँ, ये लिखिएगा, चीड़ के वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। चीड़ के वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट लिखिएगा। अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? अगला पॉइंट लिखेंगे कि कागज उद्योग में, कौन से उद्योग में? कागज उद्योग के लिए बेंत एवं बांस का प्रयोग किया जाता है। बेंत एवं बांस का प्रयोग, बस इतना ही लिखिए, बेंत एवं बांस का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर वृक्ष कौन सा आ जाएगा? बेंत एवं बांस। बेंत एवं बांस के वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में कुछ 4 से 5 पॉइंट हो गए हैं, 6 पॉइंट हो गए हैं। अब लिखेंगे 7वां पॉइंट, एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं। इसके बाद में हम पढ़ेंगे किसके बारे में? वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बारे में। जो भी वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो लिखिएगा, अगला पॉइंट क्या आएगा? अगला पॉइंट लिखिएगा, चमड़े की रंगाई के लिए। किसकी रंगाई के लिए? चमड़े की रंगाई के लिए। इम्पोर्टेंट है, चमड़े की रंगाई के लिए, चमड़े की रंगाई के लिए बबूल की वृक्ष से प्राप्त छाल। बबूल के वृक्ष से प्राप्त, बबूल के वृक्ष की, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बबूल के वृक्ष की छाल से प्राप्त रंग द्वारा। अब किसके? चमड़े की रंगाई किसके द्वारा होती है? तो चमड़े की रंगाई होती है जो बबूल का वृक्ष होता है। बबूल के वृक्ष की जो छाल होती है, इसकी छाल से जो रंग प्राप्त होता है, इसी रंग से किसका? इसी रंग से होता है, इसी रंग से चमड़े की रंगाई की जाती है।
इसके बाद में आपने देखा होगा कि कई जो छोटे मोटे फंक्शन होते हैं तो गाँव में अक्सर कर ये चलता है, दोना पत्तल वगैरह जो होते हैं, डिस्पोजल जिसे कहते हैं, तो दोना पत्तल जो चलते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, तो साखू और महुआ का जो वृक्ष होता है, किसके वृक्ष से, लिख लीजिएगा, दोना एवं पत्तल, दोना एवं पत्तल, दोना एवं पत्तल बनाने के लिए, दोना एवं पत्तल बनाने के लिए साखू एवं महुआ, साखू एवं महुआ के वृक्ष का प्रयोग, तो ये जो प्रयोग लिखा रहे हैं बनों के, तो ये केवल बन के प्रयोग से जो प्राप्त होंगे उन्हीं के बारे में, उनसे जो उद्योग चल रहे हैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बाकी आगे अगला पॉइंट नोट करेंगे। अगला पॉइंट क्या नोट करेंगे, अगला पॉइंट नोट करेंगे अगला पॉइंट नोट करिएगा, अगला पॉइंट नोट करेंगे, जो रेलवे लाइन होती है, रेलवे लाइन के स्लीपर के रूप में, किसके रूप में, रेलवे लाइनों के स्लीपर के रूप में, रेलवे लाइनों के स्लीपर के रूप में, रेलवे लाइनों के स्लीपर के रूप में साल, चीड़, सागौन एवं देवदार, कौन से दार, देवदार। तो ये जो वृक्ष हैं, ये क्या है, वृक्षों के नाम हैं, तो इनका प्रयोग किया जाता है रेलवे लाइनों के जो स्लीपर होते हैं, स्लीपर में जो मैंने बताया था कहीं जो लकड़ी का प्रयोग होता है, इन्हीं वृक्षों का प्रयोग किया जाता है, इनसे इमारती लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं और इन्हीं इमारती लकड़ियों से कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो मैंने आपको बताए, ये सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो प्रमुख वृक्ष और उनके उपयोग हैं, तो ये सभी चीज़ें आप एक बार याद कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इस वाले सेक्शन में मैं बताऊं आपको कि जो हमारे ये प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन्यजीव पढ़ रहे हैं, तो इसमें कुल आपकी 3 क्लासेस रहेंगी। कितनी क्लासेस रहेंगी, 3 क्लासेस रहेंगी। अब आज की क्लास के लिए हम बस इतना ही रखते हैं और आगे की क्लास में, अगली क्लास में यानी हम पढ़ेंगे वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम और उनसे संबंधित कुछ योजनाएं, वनों से संबंधित कुछ योजनाएं जो इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। और उत्तर प्रदेश की वन नीतियों के बारे में समझेंगे कि उत्तर प्रदेश की वन नीति क्या है और उत्तर प्रदेश का वन महोत्सव क्या है, उसके बारे में भी समझेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और एक ऑपरेशन चलाया गया था 2001 में उत्तर प्रदेश में, ऑपरेशन ग्रीन, इसके बारे में भी समझेंगे। और साथ ही साथ में क्लीन यूपी ग्रीन यूपी, ये एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, तो इसके बारे में भी समझेंगे, जो कि 7 नवंबर 2015 को चलाया गया था। और इसके बाद में जो वनों पर आधारित कुछ प्रमुख उद्योग हैं और वह उद्योग किन किन जिलों में हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और बाद में हम वन्य जीवों के बारे में पढ़ेंगे और कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, कौन कौन से वन्य जीव कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। जब हमारा ये वनस्पति एवं वन्य जीव टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम पढ़ेंगे खनिज संसाधनों के बारे में, जो कि इसी से संबंधित है, मिलता जुलता है। तो खनिज संसाधनों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही रखते हैं। आगे का सेशन हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे ये चीज़ आपको बता दे रहे हैं। एक हेडिंग डाल लीजिएगा, हेडिंग डाल के छोड़िएगा, लिखिएगा वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं योजना। क्या लिखेंगे, वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं योजना। वनों से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यक्रम एवं योजना,
इनके बारे में हम कल चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आने वाली क्लास में हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तो इसको आप ज़रूर एक बार देखिएगा। बाकी आगे की क्लास में आप देखिएगा, जो भी डाउट है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो क्या है, व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है, जिसके पास हमारा व्हाट्सएप नंबर नहीं है तो ये नोट कर लीजिए। यहाँ से कोई भी डाउट है तो इस पर आप पूछ सकते हैं, 7905407400। यहाँ पर केवल आप व्हाट्सएप मैसेज ही करिएगा, कॉल मत करिएगा, क्योंकि कॉल से आपका रिप्लाई हो सकता है ना दिया जाए, लेकिन मैसेज का रिप्लाई आपका ज़रूर दिया जाएगा। तो आप व्हाट्सएप मैसेज ही करिएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करते रहें। नंबर नोट कर लीजिएगा 7905407400, इस नंबर को नोट कर लीजिएगा।